आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब यही होता है कि जितने भी सब्सटेंस हैं, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो सब के सब कंपोज्ड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के, जिनको कि हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स उसके बाद माइन्यूट पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको एटम बोलते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब होता है सब कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स एटम से बना हुआ है, वेदर इट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप की होती है इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। व्हेन द चार्ज ऑन अ बॉडी डू नॉट फ्लो देन इट्स कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे कोज होती है, रीजंस क्या होते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, जैसे कि हम जब चलते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पिक करती हुई चलती है, तो उसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कोज होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉपर करंट नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लाइटनिंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस और नहीं। उसके बाद जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो खुद दो टाइप की होती है, वॉल्यूमेट्रिक और सरफेस। वॉल्यूमेट्रिक होती है चार्ज इम्बैलेंसेस विद इन बॉडी ऑफ अ मटेरियल, ये तो विद इन बॉडी होती है, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है जो प्रेजेंट होती है ऑन आउटर सरफेस ओनली। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्यों होती है, चार्ज फ्लो थ्रू एन कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्ज सबको पता है दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोज क्या है वो देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से कोज होती है, ये तो पता चल गया, ठीक है। अभी इसकी खुद की दो टाइप्स होती हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट वन टाइप इज डीसी डायरेक्ट करंट और दूसरी वाली होती है एसी अल्टरनेट करंट। अभी हम डीसी को पढ़ते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है डीसी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट का मतलब वन डायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। एग्जाम्पल में आप याद कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो अब डीसी की बात करें तो जो डीसी करंट होता है वो फ्लो कर सकता है कंडक्टर के अंदर से, जैसे कि एग्जांपल वायर के अंदर से। ये फ्लो कर सकता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर से भी, इंसुलेटर के अंदर से, और इवन थ्रो वैक्यूम के अंदर से भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फिर आयन बीम के अंदर से। उसके बाद हम एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो वन डायरेक्शनल नहीं होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स करता है और मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। टाइम के साथ वो अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, डायरेक्शन को भी रिवर्स करता है, तो वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों में आपको डिफरेंस करना प्रॉपरली आना चाहिए। उसके बाद करंट को मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेट करंट की और डायरेक्ट करंट की। इसमें आप देख सकते जो डायरेक्ट करंट है उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है और अल्टरनेट करंट में आपको मैग्नीट्यूड का चेंज और डायरेक्शन का रिवर्स प्रॉपरली शो करना होता है। तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर ऐसे बनाने आने चाहिए। अभी हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स की एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूवमेंट, जो कि रिजल्ट करती है टोटल मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू द मटेरियल। तो इसमें हम बात करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस वगैरह की, उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो आपको पता होने चाहिए कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे होती है। वो सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ये पर्टिकुलर टॉपिक समझने के लिए। तो अभी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स सबको पता है, सब्सटेंस और मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। एग्जाम्पल के तौर पे आप सिल्वर और गोल्ड को याद कर सकते हो। इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। इसके एग्जाम्पल में आप प्लास्टिक, पेपर, ग्लास वगैरह को लर्न कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल।
अभी उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन फैक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कितना है। सेकेंड पॉइंट जो होता है नंबर ऑफ सेल्स इन द बैटरी, बैटरी के अंदर सेल कितनी है। और थर्ड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये तीनों फैक्टर्स मेन फैक्टर हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट करते हैं। अभी बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसका सिंबल ये होता है। रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ हमने लेटर ऑन डिस्क्राइब करा है ज़्यादा डिटेल में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट। अभी हम जब रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सीरीज़ में क्या होता है, जब आप किसी कंपोनेंट में सर्किट कंबाइन करते हो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में, तो वहाँ पे सिर्फ एक पाथवे होता है सर्किट के अंदर करंट के फ्लो करने का, और सेम करंट ही पूरा ओवरऑल कैरी किया जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3, और वही ये है वो पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। I जो करंट है वो हर जगह सेम है, करंट सेम ही फ्लो करेगा। अभी हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखो, अगर R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस है, V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, V1 इज इक्वल्स टू I R1, V2 इज इक्वल्स टू I R2, V3 इज इक्वल्स टू I R3। ठीक है, अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल अगर हम V माने तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, इक्वेशंस को कंबाइन करके आपके पास अब अगर आप वैल्यू पुट करो V इज इक्वल्स टू पे, V1 की वैल्यू, V2, V3 की वैल्यू आपने ऊपर देखी थी क्या थी, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। उसके बाद अगर आप करंट को कॉमन लेते हो तो आप उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I को अगर आप उस साइड लेके जाओगे V/I हो जाएगा। V/I आपको पीछे बताया ही था, वो इज इक्वल्स टू R होता है, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अभी रेजिस्टेंस इन पैरेलल देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट रूट से करंट जो होता है वो फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसमें आपके पास V सेम रहेगा, I जो है वो डिफरेंट चेंज होता रहेगा। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो तीन पैरेलल में वो कनेक्ट करे गए हैं रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अभी इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो जो आपके पास ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल्स टू I R, उसी से आपको सारी चीज़ें डिराइव करनी है। जैसे वहाँ से आप V की वैल्यू, R की वैल्यू और I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको उन दोनों रेजिस्टेंस को के फॉर्मूला डिराइव करते टाइम उस टर्म की वैल्यू देखनी है जो आपकी कांस्टेंट नहीं है। पीछे वाले में आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं था। इधर करंट कांस्टेंट नहीं है तो आप करंट को कैलकुलेट करोगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू V/R होता है। तो आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं तो I इज इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन है, उसको कांस्टेंट है सॉरी, उसको आप वो कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, I क्या होता है, V/R होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप डिराइव करोगे तो I करंट इज इक्वल्स टू V/R। तो V/R आप I की वैल्यू पुट कर सकते हो, V से V आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रख सकते हो, आपको डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए, इतनी ईजी सी तो है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी होती है जो फोर्स एक्सपीरियंस करी जाती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो कि किसी पॉइंट पे प्लेस होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो जो करंट फ्लो करता है एक मेटालिक कंडक्टर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ये होता है ओम्स लॉ। उसके बाद जो उसकी सारी फिजिकल कंडीशन होती हैं वो रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद देखो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए आप R यूज़ करोगे, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो
तो आपके पास फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो V बाई R। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। द सेकंड वन इज द कंडक्टिंग बॉडी शुड नॉट बी डिफॉर्म्ड। ठीक है, उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, वो जैसी है उसको वैसा ही रहना है। थर्ड वन इज द टेक प्लेस इन मेटालिक कंडक्टर्स ओनली। ये मेटालिक कंडक्टर्स में ही होता है, उसके अलावा नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।